चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार। तो कल जहाँ तक हम लोगों ने देखा था, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, CDP। चाइल्ड डेवलपमेंट में कल हमने कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी थी और जीन पियाजे की थ्योरी में हमने देखा था किस तरह से उन्होंने स्टेज की थ्योरी थी। इसमें वो 4 तरह के स्टेजेस के बारे में बताए थे। इसमें पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बताया था। दूसरा स्टेज था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का था इंद्रिय गामक अवस्था। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या स्टेजेस थे। प्री ऑपरेशनल स्टेज था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सॉरी, CDP हम पढ़ रहे थे। इसमें पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा था हमने देखा था प्री ऑपरेशनल। तीसरा हमने देखा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथा देखा था हमने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हमने देखा था पहले सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम औपचारिक को अमूर्त भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका हमने टाइम पीरियड देखा था
0 से 2 साल तक, 2 से 7 साल तक, 7 से 11 साल तक, और 11 से एबव देखा था हमने। तो ये स्टेजेस हमने देखा था, इसका नाम देखा था, ये हमने कल यहाँ तक किया था। अब हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं, एक एक स्टेज के बारे में कि क्या एक एक स्टेज में डेवलपमेंट होता है चाइल्ड के अंदर। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यानी इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 0 से या जन्म से लेकर 2 साल तक। इसमें जो ब्रेन का या कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, जो कॉग्निशन का बच्चे में डेवलपमेंट होता है, वो उसके देखने से, सुनने से, टेस्ट करने से, स्मेल करने से, जो सेंसेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है वो होता है। उससे पता चलता है बच्चा, जब बच्चे की थिंकिंग देखनी होती है, बच्चा थिंक कैसे करता है, ये चीजें हमें पता चलती है उसके सेंसेस के द्वारा। वो अपने सेंसेस से ये चीजें पता करता है। जैसे जैसे हम देखते हैं इस स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी यानी सेंसेस, ये वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बना है, सेंसरी प्लस मोटर। सेंसरी यानी सेंसेस, सेंसरी यानी सेंसेस, सेंसरी यानी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं उससे बच्चा सोचता और सुनने की कोशिश करता। उसके साथ साथ गतिक कौशल, मोटर यानी गतिक क्रिया करता है, यानी शारीरिक रूप से और सेंसेस का इस्तेमाल करके, चाहे वो बच्चा अपने इंद्रियों के इस्तेमाल से सोचने की क्रिया को करता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, उससे पता चलता है बच्चे में कि वो देख के, टेस्ट करके, टच करके क्या करता है, इस सेंसेस से मतलब ज्ञान को अर्जित करने का, ये कहें कि उसके मानसिक विकास का पता चलता है। जो इसके बाद सेंसेस मोटर स्टेज, जिससे नाम से ही पता चल रहा है सेंस की बात इसमें आएगी। ठीक है, तो सेंसरी मोटर में सेंस की बात आती है कि बच्चे का सेंस डेवलप हो रहा है और सेंसेस के थ्रू उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जो इसमें बच्चा सीखता है वो किससे सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो कि एक मतलब आप समझे कि स्वाभाविक रूप से होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं। जैसे बच्चे का क्या होता है, बच्चे का जो हाथ होता है, आप देखेंगे बच्चे का हाथ ना तो पूरा खुला होता है और ना ही पूरा बंद होता है। तो क्या होता है, जब बच्चे के हाथ में हम उंगली डालते हैं तो वो बंद कर लेता है। एक बच्चा कर नहीं रहा है बंद, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है। वो रिफ्लेक्शन ऐसा है कि वो बिना चाहे भी, उसके न चाहते हुए भी वो बंद हो जाता है। तो ऐसी क्रिया होती है बच्चे में, 0 से, जो जन्म से 2 साल के बच्चे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन धीरे धीरे खत्म होते हैं। जैसे जैसे बच्चा 2 साल की एज में पहुंचता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होने लगते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन एंड्स होते हैं। फिर क्या होता है, जब रिफ्लेक्स एक्शन एंड होने लगते हैं तो बच्चा इंटेंशनल एक्टिविटी करता है, इंटेंशनल काम करता है। इंटेंशनल एक्टिविटी। अब बच्चा रिफ्लेक्स अपने आप नहीं हो रहा, अब वो जो चाह रहा है, 2 साल के अंत में जब पहुंचता है तब जो बच्चा चाह रहा है वही एक्शन कर रहा है। उसको हम कहते हैं मूव्स फ्रॉम, मतलब हम रिफ्लेक्स एक्शन से इंटेंशनल एक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इंटेंशनल एक्टिविटी क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हम यहां से तो मूव कर गया बच्चा, अब वो क्या हो गया, इंटेंशनल एक्टिविटी कर रहा है।
अब वो कैसा इंटेंशनल एक्टिविटी है, गोल डायरेक्टेड। अब वो चाह रहा है, वो जो जहां जाना चाह रहा है वो वहां जा रहा है, वो एक्शन क्या है, गोल डायरेक्टेड। इसका हिंदी होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब बच्चा लक्ष्य, जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है और मान लीजिए पेरेंट्स ने टेबल पे लाके कोई गर्म बर्तन रख दिया, तो पेरेंट्स अगर मना भी कर रहे हैं कि बच्चे को कि नहीं मत जाओ, टच मत करो, वो गर्म चीज है, हाथ जल जाएगा, तो क्या है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। अब वो क्या है, पेरेंट्स की बातों को समझेगा तो है नहीं, तो क्या करता है, वो वहां तक चल के जाता है। और जब चल के जाएगा बच्चा, उसे टच करेगा, तब उसे महसूस होगा कि ये गर्म है, ये मुझे नहीं छूना था, पेरेंट्स मुझे मना कर रहे थे। तो क्या, क्योंकि वो उसका जो एम है वहां तक पहुंचना, वो अब क्या कर रहा है, वो चाह रहा है, उसकी इच्छा हो गई वहां तक पहुंचने का। तो ये चीजें, ये जो बिहेवियर होता है वो देखने को मिलता है 2 साल तक के बच्चे में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद बच्चा अब इमिटेशन शुरू कर देता है इस उम्र में, इमिटेट करना। इमिटेट करना कहते हैं नकल उतारना। अब कैसा नकल उतारता है, जैसे पेरेंट्स ने कोई एक्टिविटी की, तो बच्चा अब क्या करता है, जैसे से 2 साल के लास्ट के स्टेज में पहुंचता है, दूसरे साल में, वो उनके कामों का, उनकी एक्टिविटी का को याद कर लेता है। और जब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या उनके सामने या उनके न होने पे उस एक्शन को रिपीट करता है, तो क्या करता है, वो उसके उनके एक्शंस का नकल करता है। और इस नकल को बोलते हैं हम डिफॉल्ट इमिटेशन। इस सेक्शन को बोलते हैं डिफॉल्ट इमिटेशन। डिफॉल्ट इमिटेशन का मतलब विलंबित व्यवहार। क्या कर रहा बच्चा, व्यवहार वो एक्शन कर रहा है जो वो विलंब से कर रहा है। उसने आज सीखा पेरेंट्स से कोई एक्शन देख के, उसका नकल किया, और वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो नकल है वो विलंब से कुछ समय बाद कर रहा है, तो वो एक्शन आता है बच्चा। ये देखा जाता है कि 2 साल के अंत तक बच्चा ये नकल करता है। इसके साथ साथ इसमें एक और क्वालिटीज देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है, बच्चे में एक चीज का और डेवलपमेंट होता है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व, जिससे, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्या होता है वस्तु अस्थायित्व। जब बच्चे को आप देखते हैं किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, या आपने कोई खिलौना दिया है, तो बच्चा बहुत मजे से खेलता है। बट जब आप क्या करते हैं, पेरेंट्स या कोई गार्जियंस उससे खिलौना छीन लेते हैं, तो बच्चा ये नहीं सोचता कि अच्छा वो खिलौना खत्म हो गया, या उस तरह का कुछ था ही नहीं, नहीं। अब उससे लगता है कि ये चीजें थी, अभी नहीं है मेरे सामने, किसी ने ले ली वो चीजें, मतलब उससे ये पता चल जाता है कि उस चीज का एग्जिस्टेंस है। आप मतलब उससे छीन के छिपा लो, तो वो उसे खोजने की कोशिश करता है। तो ये बता रहा है कि वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट का परमानेंस हो गया, उसे पता चल रहा है कि उस चीज का एग्जिस्टेंस है। इन दो चीजों से, चाहे वो इमिटेट कर रहा है किसी बड़े के बिहेवियर का, या उसे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का है, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है जो उससे ले लिया गया। ये दोनों चीजें बताती हैं कि बच्चे में मेमोरी का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या चीज, जब बच्चा 2 साल के लास्ट में पहुंच रहा है, तो वो ये बता रहा है कि उसके अंदर मेमोरी का डेवलपमेंट शुरू हो गया। मेमोरी डेवलपमेंट, उसके अंदर स्मृति का विकास शुरू हो गया है, ये बता रहा है 2 साल के एज तक।
क्योंकि जैसे जैसे उसमें मेमोरी डेवलप हो रहा है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का परमानेंस कर ले रहा है। तो ये क्वालिटीज है सेंसरी मोटर स्टेज का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड है वह है 2 से 7 साल। अब क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? पहले तो हम इसके वर्ड से इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटीज आएंगी, क्या क्या डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में 2 से 7 साल में। इसका वर्ड जो है हम 2 हिस्सों में से तोड़ लेते हैं, प्री प्लस ऑपरेशन। अब ऑपरेशन वर्ड क्या है? तो पियाजे बताते हैं ऑपरेशन वर्ड का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग करना। क्या है? लॉजिकल थिंकिंग करना। लॉजिकल थिंकिंग करना। तो बच्चा क्या कर रहा है? प्री। और लॉजिकल थिंकिंग क्या है? ये अवस्था प्री है, माने पूर्व है। तो ये अवस्था ही बता रही है कि अभी लॉजिकल थिंकिंग करना नहीं सीखा, उससे पहले की अवस्था है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इससे ये क्वालिटी पता चलती है कि इस स्टेज में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग देखने को नहीं मिलेगी। वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, वो इमेजिनेशन, वो चीजों को कैटेगराइज, लॉजिक नहीं लगा पाएगा। और इसमें क्या क्या देखने को मिलती है? इसमें देखने को मिलती है बच्चा कंजर्वेशन की गलती करता है। कंजर्वेशन की गलती करता है। अब कंजर्वेशन की गलती कैसे करता है? जैसे कंजर्वेशन यानी संरक्षण। कि जैसे एक बच्चे को आप किसी बच्चे को 10 का एक डॉलर है, 10 का एक कॉइन है, सिक्का। अब आप उस बच्चे को 10 के सिक्के के जगह पे 2 के 5 सिक्के दे दीजिए तो वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उससे लगेगा कि वो ज्यादा पा गया सिक्का। वो ये नहीं जा रहा कि 10 रुपए को ही हमने 2 के फॉर्म में 5 बदल दिए, हालांकि अमाउंट अभी भी उसका सेम है। बट क्या करेगा चाइल्ड? उसे लगेगा कि नहीं, 5 2 के 5 सिक्के वो ज्यादा हो गए। तो उसे अभी कंजर्वेशन की मतलब नॉलेज नहीं होता है इस स्टेज में। तो इसकी क्या करता है? कंजर्वेशन की बच्चा गलती करता है। कंजर्वेशन के साथ साथ सेंट्रेशन की गलती करता है। सेंट्रेशन मतलब वो वन वे थिंकिंग करता है। बच्चा सिर्फ एक ही रास्ते से सोचता है, वन वे थिंकिंग। एक दिशा में सोचता है बस। अब क्योंकि बच्चे में लॉजिक तो डेवलप हुई नहीं है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को सोचता है, वन वे थिंकिंग करता है। ठीक है। वन वे थिंकिंग कैसे? जैसे सेंट्रेशन की हमने बच्चे को बताया कि ये बच्चे का घर है और ये मार्केट। अब हम कहें बच्चे को कि हम आपको घर से मार्केट ले जा रहे हैं, मान लीजिए ये जाने का रास्ता है, ये मार्केट जाने का रास्ता है। तो बच्चा तो कहेगा, अगर पेरेंट्स कहे कि हम घर से आपको मार्केट ले आए, ये घर है, ये बाजार। और अगर पेरेंट कहे कि अच्छा अब आप घर से बाजार का रास्ता देख लिया, अब आप बाजार से
घर के तरफ चले आना, तो बच्चा क्या कहेगा, कहेगा नहीं मुझे तो घर से बाजार का रास्ता पता है, मैं बाजार से घर नहीं जा पाऊंगा, मुझे बाजार से घर का रास्ता नहीं पता है। तो ये क्या, बच्चा अभी एक ही दिशा में सोच पा रहा है, उसने एक चीज देखा है बस वही जानना है, वो उसका रिवर्स नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो इक्वलिटी क्या होगी, इरिवर्सिबिलिटी शो करता है, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी यानी अउत्क्रमणीयता दिखाता है। अनुत्क्रमणीयता, बच्चा मतलब चीजों को उल्टा नहीं कर पाता, जो एक तरह से करके दिखाया उसका अपोजिट नहीं कर पाता। बच्चा क्या होता है, बैकवर्ड थिंकिंग नहीं कर पाता, बैकवर्ड थिंकिंग। थिंकिंग या इसे हम कहते हैं एक और टर्म में अंडू थिंकिंग। अंडू थिंकिंग यानी जो आपने एक एक्शन कर दिया उसको उसी फॉर्म में रिपीट कर देना, उसी को बैक कर देना। तो ये थिंकिंग बच्चे में क्या होती है, अभी डेवलप नहीं, बच्चा ये चीजें नहीं कर पाता इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एक और जो इस बच्चे में क्वालिटी होती है इसमें होता है ईगो सेंट्रिज्म शो करना, ईगो सेंट्रिज्म। अब ईगो सेंट्रिज्म क्या है, अहम केंद्रिता। बच्चे में एक तरह का अहंकार डेवलप हो जाता है। अहंकार, अहम केंद्रिता का मतलब क्या है, क्योंकि वो वन वे थिंकिंग कर रहा है ना, तो उसे लगता है कि ईगो सेंट्रिज्म, कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ सब वही ठीक है। कि जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा क्या घर में टीवी देख रहा है, तो बच्चे को कार्टून बहुत पसंद है, अगर वो छोटा भीम देख रहा है तो वो चाहता है या वो सोचता है कि घर के बाकी सदस्यों को भी यही चीजें पसंद है, कि जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है। ये बताता है बच्चा ईगो सेंट्रिज्म शो कर रहा है। उसे लगता है क्योंकि मुझे कार्टून देखना अच्छा लगता है, तो घर के और सदस्यों को भी कार्टून देखना अच्छा लगता होगा। तो ये उसकी थिंकिंग क्या होती है, ईगो सेंट्रिज्म। इसके साथ साथ बच्चा इसमें एनिमिज्म भी शो करता है, एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब सजीवता। अब एनिमिज्म क्या होता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर खिलौने के साथ खेलते हैं, चाहे वो डॉल हो गया या कोई भी बॉल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉक्सेस हो गए। तो जो उनके पार्ट्स ऑफ टॉयज होते हैं, टेडी बियर हो गया, तो उन्हें लगता है कि वो भी उनकी तरह क्या है, सजीव है, वो भी चलते हैं, बोलते हैं, उन्हें भी भूख लगती है। तो जैसे मम्मी कहती है आओ बेटा खाना खा लो, तो बच्चा क्या कहेगा, मम्मी मेरा खाना तो निकालो, साथ साथ इसके लिए भी प्लेट में खाना निकाल दो। मम्मी पूछती है क्यों, तो कहता है बेटा कि क्योंकि ये भी खाएगा, इसे भी भूख लगी है। तो बच्चे में क्या है, बच्चे जान रहे हैं कि वो भी सजीव है। अब जैसे मम्मी बच्चे को ठंडी लग रही है और मम्मा कहे कि आओ बेटा टोपी पहना दे, तो बच्चा क्या कहेगा, इसे भी तो ठंडी लगती है। उसे लग रहा है कि ये भी क्या है, डॉल उसकी क्या है, वो भी सजीव है, उसका टेडी बियर क्या है, वो भी सजीव है। तो इस चीज की गलती बच्चा करता है, बच्चे में ये चीजें इस उम्र में देखने को मिलती है। ये स्टेज के, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीजें क्वालिटी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या टाइम पीरियड है, 7 से 11 साल।
अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये वर्ड ही बता रहा है, कॉन्क्रीट प्लस ऑपरेशन। कंक्रीट का मतलब है मूर्त, मूर्त यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जिसे आप छू के महसूस करें। जैसे ब्लैक बोर्ड एक मूर्त है, हम इसे अनुभव कर सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं। ये चीज, ऐसी चीजें जो प्रत्यक्ष दिख रही हो, मूर्त रूप में हो, वो। और प्लस ऑपरेशन का मतलब हमने देखा पिछले, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। तो इस स्टेज का नाम ही बता रहा है, इस उम्र में बच्चा क्या करेगा, लॉजिकल थिंकिंग करेगा। कैसा, प्रत्यक्ष चीजों के लिए उसे कॉन्क्रीट चीजों का वो लॉजिकल थिंकिंग करके बता पाएगा। वो उन चीजों के बारे में थिंकिंग कर पाएगा जो वो देख रहा है, जो वो समझ रहा है, जिसे वो महसूस कर पा रहा है। तो उन चीजों के बारे में क्या करेगा बच्चा, कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा। चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकल अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या हैंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। हैंड्स ऑन मतलब जिस चीजों को वो टच कर पा रहा है, छू पा रहा है, देख पा रहा है, उसके बारे में उसकी जो थिंकिंग होगी वो लॉजिकल थिंकिंग होगी। उसके साथ साथ हमने देखा था जो पिछली स्टेज की गलतियां हैं, जैसे रिवर्सिबिलिटी का, कंजर्वेशन का, इगोसेंट्रिक, वो गलतियां अब इस स्टेज में बच्चा नहीं करता है। तो क्या थे, जैसे बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पा रहा था, जो प्री ऑपरेशनल की गलती कर रहा था, वो इस स्टेज में नहीं करेगा। अब उसमें बच्चा क्या कर पाएगा, रिवर्सिबिलिटी कर पाएगा, रिवर्सिबिलिटी कर पाता है। अब रिवर्सिबिलिटी क्या है, जैसे हमने बताया बच्चे को कि ये घर है और ये मार्केट है, बाजार। तो जब हम एक बार बच्चे को बता दिए रास्ता, तो वो क्या करेगा, अब वो घर से बाजार तो चला जाएगा, ठीक है, बाकी बाजार से भी घर चला जाएगा। ये क्या है, अब बच्चा रिवर्सिबिलिटी शो कर पा रहा है, ठीक है, अब बच्चा चीजों को रिवर्स कर पा रहा है। ये चीजें बच्चा इसमें दिखाता है, किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है। क्लासिफिकेशन यानी चीजों को क्लासिफाई कर पाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एनिमल। तो बच्चा इसमें जब एनिमल्स को देखता है, जैसे उसने पैरों के जानवर को देखा, वो 4 पैरों के जानवर को देखा, तो वो क्या कहता है, वो उनको क्लासिफाई कर पाता कि ये 2 पैर वाले जानवर हैं, ये 4 पैर वाले जानवर हैं, ये जानवर शाकाहारी है, ये मांसाहारी है। चाहे वो चीजों को कैटेगराइज करना हो अपने सामान को, कि पेंसिल है तो इसमें रखेंगे, कलर वाले हैं तो कलर चीजें इसमें रखेंगे, इरेजर वाला है तो ये रख, तो वो चीजों क्या कर पा रहा है, जो क्लासिफाई करना है उस चीजों को बच्चा इस स्टेज में कर पाता है। साथ ही साथ कंजर्वेशन शो कर पाता है, कंजर्वेशन, क्लासिफाई यानी वर्गीकरण। कंजर्वेशन कर पाता है। अब कंजर्वेशन यानी, जैसे एग्जांपल हमने पूछा, बताओ ये 2 बॉटल है, जिसमें पानी की मात्रा है, और हमने एक और बॉटल ले लिया या बॉक्स जिसका हाइट अधिक है। तो जब बच्चे से पूछा जाएगा कि बताओ किसमें पानी की मात्रा ज्यादा है,
तो बच्चा क्या कर, अब क्योंकि उसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई तो वो बता पाएगा कि दोनों का क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो इसलिए पानी की मात्रा दोनों में क्या है, बराबर है। और ये गलती बच्चा कौन कर रहा था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा था वो ये गलती कर रहा था कि इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पानी की हाइट अधिक है बोतल की। तो ये गलती बच्चा कर पाए, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है, उसे दिख रहा है ये क्या है, कॉन्क्रीट चीजें हैं और कॉन्क्रीट में बच्चा क्या कर पा रहा है, लॉजिक कर पा रहा है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस तरह से बता पाएगा। अगला देखते हैं, अगला है सीरिएशन कर पाना। थैंक यू। अगला है सीरिएशन। सीरिएशन यानी चीजों को एक क्रम में लगाना, क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध कैसे करेगा बच्चा, जैसे हमने उसे 3 पेंसिल दिया, छोटा बड़ा छोटा बहुत छोटा। तो इस तरह के जब चीजें बच्चे को दी जाती है और कहा जाता है आप इसे सीरियल में लगा के दिखाए, तो बच्चा क्या है, क्योंकि ये कंक्रीट चीज है और वो लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है, तो वो इन चीजों को क्या करेगा, सबसे पहले छोटे वाले को रखेगा, फिर उससे बड़े को रखेगा, फिर उससे बड़े को रखेगा और फिर उससे बड़े को। तो इस तरह क्या कर रहा है बच्चा, एक सीरीज में लगा पा रहा है। तो ये सीरिएशन बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कर पा रहा है। फिर जो नेक्स्ट इसमें क्वालिटी है तो वो थी काज एंड इफेक्ट की। काज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव। अब बच्चा किसी चीज के होने का कारण और प्रभाव भी बता पा रहा है, सॉरी, किसी चीज के होने का कारण और प्रभाव भी बता पा रहा है। जैसे जैसे पेरेंट्स ने कपड़ा धोया और छत पे डाल दिया सूखने के लिए, तो बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ कपड़ा सूख कैसे गया। तो अब बच्चा क्या कहेगा, बच्चा ये रीजन देगा क्योंकि कपड़ा सूर्य के कारण, धूप होने के कारण कपड़ा सूख गया। तो ये रीजन क्या है, कपड़ा सूख गया, ये तो इफेक्ट है कि सूख गया, कैसे सूखा उसका रीजन, रीजन क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो बच्चा अब रीजन लॉजिक दे पा रहा है किसी काम के पीछे का, तो वो चीज डेवलप होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो ये चीजें हैं बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के, कि वो लॉजिकली थिंक कर पाता है, रिवर्सिबिलिटी शो करता है, क्लासिफिकेशन वो कर पाता है, चीजों को क्लासिफाई कर पाता है, फिर कंजर्वेशन शो कर पाता है, सीरिएशन करता है और काज एंड इफेक्ट। ये लॉजिकल चीजें बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो चौथा स्टेज है पियाजे के थ्योरी का, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब क्या इसका जो टाइम पीरियड है वो 11 से एबव, ठीक है। अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का क्वालिटी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन, ऑपरेशन लॉजिक इसमें भी कर पा रहा है, लेकिन इसमें किस तरह का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है इसमें बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब तक बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या कर पा रहा था, लॉजिकल थिंकिंग तो कर रहा था बट वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पा रहा था।
अब बच्चा उन चीजों के बारे में भी उतना ही अच्छे से सोच पाएगा जितना वो देख के सोच रहा था। अब बिना देखे चीजों को भी सोच पाएगा। जैसे हमने बच्चे को कहा कि जो आप घर से मार्केट जाने का रास्ता हमें बताओ, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा क्या करेगा, वो साथ में या तो जाके बताएगा कि आइए हम आपको दिखा देते हैं कैसे रास्ता है। बट जब वो फॉर्मल ऑपरेशन में जाता है तो वो आपको मैप पे भी ड्रा करके बता देगा कि पहले हम घर से यहाँ जाएंगे, फिर इतने दूर बाद ये टर्निंग पॉइंट है, ये चौराहा है, फिर उसके बाद से इतने मीटर जाएंगे तो हमें रास्ता मार्केट पहुंच जाएंगे। तो ये चीज है कि अब्स्ट्रैक्ट रूप से वो इस चीज को ड्रा कर पा रहा है, वो बता पा रहा है कि उसकी लंबाई दूरी कितनी है, कितने रास्ते में मोड़ है, कितनी दुकानें हैं, उन चीजों को सोच पाना, बता देना, ये होती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो बच्चा इस स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बाद वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कर पाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी कल्पनात्मक विचार। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन। अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग माने जिससे बच्चे को कहीं दिखा धुआं निकल रहा है कहीं से, तो बच्चा क्या करेगा, धुआं निकलने के कई कारण को वो सोच पाएगा कि धुआं कैसे निकल रहा है, धुआं निकलने का कारण क्या है। एक तो या तो वहां आग लगी होगी तो धुआं निकल रहा है, या फिर किसी ने वहां कोई हवन कर रहा होगा, पूजा चल रही होगी इसलिए वहां से धुआं निकल रहा होगा, या फिर किसी चीज का छिड़काव हुआ है उससे धुआं निकल रहा है। तो जब धुआं निकलने के दो तीन कारण को सोच पा रहा है बच्चा, तो वो कहलाता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना। ठीक है, ये साइंटिफिक थिंकिंग भी बच्चा कर पाता है, वो एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाता है, एक किसी प्रॉब्लम का एक से अधिक सोल्यूशन, टेंटेटिव सोल्यूशन सोच पाता है, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना। ठीक है, उसके बाद इसमें डिडक्टिव थिंकिंग कर पाता है। डिडक्टिव थिंकिंग यानी निगमनात्मक चिंतन। डिडक्टिव का मतलब होता है किसी जनरल रूल के से आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल को सोच पाना। डिडक्टिव का मतलब होता है, डिडक्टिव में दो वर्ड आता है, एक होता है इंडक्टिव, दूसरा डिडक्टिव। डिडक्टिव में हम सीखते हैं जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोचना। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल से हम जनरल रूल बना लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल बना लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, इंडक्टिव थिंकिंग। तो बच्चा जब फोर्थ स्टेज में होता है तो वो डिडक्टिव थिंकिंग कर पाता है, किसी जनरल रूल से वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल अपने आसपास खोज पाता है। तो स्पेस और इंडक्टिव थिंकिंग कब करता है, इंडक्टिव थिंकिंग बच्चा शुरू से करता है। इंडक्टिव थिंकिंग करने का कोई स्टेज नहीं निर्धारित है कि इस स्टेज से बच्चा इंडक्टिव, क्योंकि बच्चा शुरू से ही वो एग्जाम्पल के थ्रू सीखता आ रहा है। इसीलिए जब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक बनाने की छोटे क्लास की, तो आप देखते होंगे टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। वो डायग्राम्स क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चा वो क्या करेगा, एग्जाम्पल देख के चीजों को सीखेगा। जबकि जो बच्चा अगर फॉर्मल ऑपरेशन में पहुंच गया तो वो उसके जब आप बुक देखेंगे उसमें डायग्राम्स छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो क्या कर पाता है, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, वो चीजों को सोच पाता है, वो देख के रूल्स को देख के वो एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर पाता है और बता पाता है। तो इसलिए इस उम्र में बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग नहीं कर पाता। उसके साथ साथ इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करता है। डिडक्टिव
थिंकिंग। अब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग क्या है? ये वो थिंकिंग है जो कि एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन या कोई साइकोलॉजी, जिस तरह से उनकी थिंकिंग होती उस तरह की थिंकिंग कर पाना, रूल भी हो, तरह तरह के टेंटेटिव सोल्यूशन भी हो, उस तरह की खोज को कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करना। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटीज थी जो होता है। इसके साथ साथ इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिज्म भी शो करता है, उसे बोलते हैं एडोलोसीन ईगोसेंट्रिज्म। ये ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज के ईगोसेंट्रिज्म से अलग। इसमें क्या एडोलोसिन, अब ये बच्चा किस अवस्था में, किशोरा अवस्था, इस अवस्था में भी बच्चा एक ईगोसेंट्रिज्म शो करता है और वो चाहता है कि जो सोसाइटी में जहां वो रहता है कि जो लोग हैं वो सिर्फ उस पे फोकस करे, बच्चे पे ध्यान दे, उस वो चाहता, उसका सेंट्रेशन ये है कि वो सेंटर में बना रहे, सब लोग उसके बारे में बात करें, सब लोग हमेशा, वो इतना कंसर्न रहता है कि सब लोग उसी के बारे में बात करें। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बार तीन लोग जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है और एक ये एडोलोसिन चाइल्ड है जो फॉर्मल ऑपरेशन में है, और एक मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है। तो मान लीजिए तीनों लोग जाते हैं और तीनों ने चप्पल उल्टी पहन ली, या चप्पल एक चप्पल एक पैर का और दूसरे पैर का अलग चप्पल। तो तीनों लोग जब अलग अलग चप्पल पहन के और मार्केट से कहीं सोसाइटी से आसपास से घूम के आए और किसी ने ये पॉइंट कर दिया कि आप लोगों ने तो चप्पल मतलब उल्टे चप्पल पहने हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो छोटा बच्चा, इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे पता नहीं, मैं हो सकता है गलत चप्पल। जो वृद्ध व्यक्ति है उसे भी उतना कंसर्न नहीं है वो इस चीज को लेके कि चाहे उल्टा पहने या सीधा। लेकिन जो एडोलेसेंट चाइल्ड जो इस अवस्था में है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, उसे बहुत कंसर्न होगा कि वो अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि मुझे चप्पल सीधे नहीं पहनने आ रहे। तो ये चीजें क्या बता रही है, वो इतना कंसर्न है अपने आप को लेके। तो उस कंसर्न को वो क्या कहा जाता है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। वो एक तरह का ईगोसेंट्रिज्म शो कर रहा है कि हमेशा उसके बारे में बात की जाए। तो ये जो क्वालिटीज है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। तो इस थियरी में ये 4 स्टेज थे और चारों स्टेज के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक पियाजे का जो हम कल भी बात किए थे कि ये जो स्टेज है पियाजे कौन सा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे का कहना था कि इस स्टेज में एक व्यक्ति आजीवन रहता है। ठीक है, पियाजे के बाद पियाजे ने इसके बाद कोई स्टेज नहीं दिया, तो एक व्यक्ति हमेशा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही रहता है। तो ये एक पॉइंट है जो इसमें और आप मतलब लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति किस अवस्था, पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति की अंतिम अवस्था क्या होती, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही रहता है। तो हमने 4 ऑपरेशनल स्टेज देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइप देखे, फिर क्वालिटीज देखी क्या क्या है। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चे का सेंसेस के साथ और मोटर क्रियाओं के साथ, गतिक क्रियाओं के साथ वो क्या करता है, उसमें से क्रियाएं करता है वो। उसमें रिफ्लेक्स एक्शन जो उसके होते हैं, जैसे आज भी हमारे एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिससे पलकों का झपकना, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बच्चे का क्या, जब छोटा होता है तो उसमें भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो खत्म होते हैं और वो इंटेंशनल एक्टिविटी करता है। वो जो उसकी इच्छा होती है तब वही काम वो करता है। उसके साथ साथ वो इमिटेट करता है, उसमें मेमोरी डेवलप होने लगती है। फिर वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके अंदर वस्तु का अस्थायित्व हो जाता है कि कोई वस्तु का एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो डेवलप हो जाता है कि कोई वस्तु अगर उसे दिख नहीं रही है तो ये नहीं समझेगा कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो वस्तु है बट अभी उसे नहीं दिख रही। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। हम देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या देखा, कंजर्वेशन की गलती करता है बच्चा। और इसका वर्ड का मतलब क्या है, प्री और ऑपरेशन, मतलब लॉजिकल थिंकिंग करने से भी पहले बच्चा, इसमें अभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा, तो कंजर्वेशन की गलती कर पा रहा, क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा इसलिए चीजों को वो समझ नहीं पा रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल है, एक प्लेन पेपर है और प्लेन पेपर को हमने कई हिस्सों में तोड़ दिया, कई हिस्सों में फाड़ दिया, और अब हम बच्चे से पूछेंगे कि प्लेन एक अलग जो प्लेन पेपर है वो ज्यादा है या ये जो तमाम तरह के छोटे छोटे टुकड़े,
तो बच्चा कहेगा ये टुकड़े ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसे मास ऑफ कंजर्वेशन के बारे में नहीं पता। वो जान रहा है कि ये ट्रांसफर, जो मास का ट्रांसफर हुआ है, उसे लग रहा है कि इसमें ज्यादा ट्रांसफर हो गया, हालांकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। बट क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा इसमें कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, उसकी गलती करता है, इसलिए वो ये चीजें नहीं बता पाएगा। साथ में सेंट्रेशन की भी गलती करता है, उससे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, या एक ही तरह से एक ही दिशा में सोचता है, डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग एक होती है उसकी। इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता बच्चा, चीजों को उल्टा क्रम में नहीं बता पाता। फिर अंडू थिंकिंग करना, उसी इरिवर्सिबिलिटी को अंडू थिंकिंग या बैकवर्ड थिंकिंग करना। ईगो सेंट्रिज्म शो करता है, वो चाहता है कि जैसा वो, जो उसे पसंद है, सब लोग भी वही चीज पसंद करेंगे। और एनिमिज्म यानी हर चीज को सजीव मान लेना। जैसे किसी बच्चे को चोट लग गई और मम्मी बोली कि अच्छा दीवार से चोट लगी है, दीवार को मार दो। तो जब बच्चे, आप दीवार को मार दोगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। क्यों चुप हो जाएगा? उसे लगा कि इसने चोट मारी थी, हमने इसे मार दिया, ये चुप हो गया। तो उसे लगता है कि ये भी जीवित है। तो एनिमिज्म पाई जाती इस स्टेज की। जो इसके बाद था वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट में क्या था, बच्चा अब लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है, लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग भी इस लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है, वो सिर्फ क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट चीजों पे, मूर्त चीजों के बारे में ही लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है। वो अभी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, जो वो उसके आंखों से परे है, उसके बारे में वो क्या कर पा रहा है, उसके बारे में वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। उन चीजों को वो नहीं सोच पा रहा, इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि अब ये बच्चा इसमें लॉजिक तो कर पा रहा है, तो जो चीज देखता है उसके बारे में वो रिवर्सिबिलिटी कर पा रहा है, क्लासिफिकेशन कर पाता है। जब कोई बच्चा देखता है चीजों को क्लासिफाई, उसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे खेलने के उसके पास जो टॉयज होते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें वो क्लासिफिकेशन कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तमाम तरह के ऑब्जेक्ट है उसके पास, कुछ स्क्वायर है, कुछ ट्रायंगल है, कुछ स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। तो अब वो क्या कर पाएगा, अब इन चीजों को क्लासिफाई कर पाएगा। वो एक जगह उठा के रखेगा स्क्वायर को, एक जगह सर्कल वाले को उठा के रखेगा, और जो मतलब त्रिभुज के हैं, जो तीन भुजाओं वाले चीज है, उनको उठा के एक जगह रखेगा। तो बच्चा अब क्या कर पा, चीजों को क्लासिफाई कर पा रहा है उनके बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज, कि किस किस तरह के हैं, शेप्स के आधार पे क्लासिफाई कर पा रहा है। फिर कंजर्वेशन कर पाता है बच्चा, चीजों को मास वाली जो गलती थी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कर रहा था, वो इसमें नहीं कर पाता। सीरिएशन कर पाता, वो चीजों को क्रम से लगा पाता है, बड़ा से छोटा या छोटे से बड़ा घटते क्रम में, ये जो क्रम होता है उसमें बच्चा चीजों को लगा पाता है, या हाइट के हिसाब से छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, या जो क्रम होता है आरोही अवरोही, इन चीजों में बच्चा सामानों को, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को लगा देता है देखते हुए। फिर एक काज एंड इफेक्ट, वो किसी चीज के, जो ऑब्जेक्ट उसे दिख रही है, जो घटनाएं दिख रही, उसको, उसके बारे में वो क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग से बता देता है कि इस किसी चीज का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं चौथा स्टेज, जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा क्या करता है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ साथ उसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एक ही प्रॉब्लम के कई सारे मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन खोज लेता है, वो कल्पना करना शुरू कर देता है। फिर डिडक्टिव थिंकिंग कर लेता है, जैसे कि किसी जनरल रूल से या किसी नियम से वो तमाम तरह के सोसाइटी से एग्जाम्पल खोजना शुरू कर लेता है। तो वो चीजें बच्चा कर ले। जैसे बच्चे से कहा जाए कि जानवरों के चार पैर होते हैं, तो अब वो क्या करेगा, अब उन चीजों को वो एग्जाम्पल के थ्रू बता कि ये जानवर हैं जिनके चार पैर होते हैं। तो वो रूल तो पता है कि जानवरों के चार पैर होते हैं, वो स्तनधारी, अगर स्तनधारी जानवर हमने कहा, तो वो क्या करेंगे, अब उससे एग्जाम्पल वो खोज लेंगे कि ये जानवर, चाहे गाय हो गए, चाहे भैंस हो गई, या इस तरह के जो जानवर, एग्जाम्पल वो खोज लेगा कि वो स्तनधारी। तो डिडक्टिव थिंकिंग वो कर पाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग वो होता है जो कि एक साइंटिफिक तरीके से, जो एक साइंटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन यूज करते हैं, उस तरह की थिंकिंग बच्चा कर पा रहा है। और एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, जो कि वो चाहता है कि हमेशा वो, उस पे कंसर्न उसका ये रहता है कि लोग हमारे बारे में बात करें, कि हम सेंटर में रहें, हर हमेशा हर कोई सोसाइटी का फ्रेंड या सोसाइटी के सभी मेंबर सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं, इसलिए मुझे हमेशा अच्छा दिखना है। अच्छा दिखने वाली अवस्था ईगोसेंट्रिज्म है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म।
तो आज इतना ही रख करते हैं। हम चारों स्टेज हमने डीपली पढ़ा। इसमें जो भी कोई दिक्कत आएगी या जो भी कोई चीजें समझ में नहीं आएगी उसे हम कल फिर से दोबारा देखेंगे और ये चीजें तैयार कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि पियाजे की थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। जब हम क्लास में जाएंगे तो हम किस तरह से यूज करेंगे पियाजे की थ्योरी को, और इसके साथ साथ इम्प्लीकेशन के बाद हम देखेंगे कि पियाजे की थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, क्या आलोचनाएं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इस थियरी के बारे में की है, स्टेज थियरी के बारे में की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।